Hello friends, welcome at this channel. In today's video, I will discuss about brief architecture of 8051 microcontroller. तो ये रहा 8051 माइक्रोकंट्रोलर का ब्रीफ आर्किटेक्चर, जिसको हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर भी कह सकते हैं। तो इसमें 8051 माइक्रोकंट्रोलर के कुछ इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स को इसमें शो किया गया है। इसका एक डिटेल्ड आर्किटेक्चर भी होता है, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें जो मेन ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ब्लॉक इसमें है सीपीयू। सीपीयू को क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक सर्किट है जिसका नाम है ऑसिलेटर। ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड है एक और ब्लॉक जिसका नाम है इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक। बाकी इसमें दो तरह की मेमोरी है, एक है 4 किलोबाइट ऑफ रोम, एक है 128 बाइट ऑफ रैम। बाकी इसमें दो टाइमर्स ऑब्लिक काउंटर्स हैं, मतलब ये टाइमर की तरह यूज हो सकते हैं या फिर काउंटर की तरह से भी यूज हो सकते हैं। बस कंट्रोल ब्लॉक है, 4 IO पोर्ट्स हैं और एक सीरियल पोर्ट कंट्रोल ब्लॉक है जो सीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो मैंने उसमें बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर को हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर इज ए सिस्टम ऑन चिप और कंप्यूटर ऑन ए चिप। इस तरह से मैंने इसमें बताया था कि जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको हम एक सिंगल चिप में एक सिस्टम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दिस इज ए कंप्यूटर विच इज़ presented at a single chip, so we can say this as system on a chip or computer on a chip। इसमें मैंने बताया था कि देखिए ये CPU है, CPU के साथ इसमें रिक्वायर्ड पेरिफेरल्स अवेलेबल होते हैं एक सिंगल चिप में, इसीलिए इसको कह सकते हैं कि दिस इज द सिस्टम ऑन ए चिप और कंप्यूटर ऑन ए चिप। तो इसका जो मेन पार्ट होता है वो है CPU। तो CPU क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग ब्लॉक होता है। ओवरऑल जो भी फंक्शनिंग है, ओवरऑल जो कंट्रोलिंग है, सारी कंट्रोलिंग को हैंडल कौन करता है, CPU। तो CPU प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके उसके लिए ज़रूरी होता है क्लॉक। तो क्लॉक, CPU को क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए इसमें एक यूनिट है जिसका नाम है ऑसिलेटर। जैसा आप जानते हैं कि ऑसिलेटर क्या होता है, तो ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन जनरेट डिजायर्ड वेव शेप ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज सिग्नल। ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो किसी दिए गए वेव शेप के डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को क्या कर सके, जनरेट कर सके। तो अब बात यहाँ पे आती है व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस ऑसिलेटर और व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लॉक फॉर CPU को क्लॉक देने की आवश्यकता क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जैसे हम अपने जो भी हमारे काम होते हैं, हम उन काम का निर्धारण टाइम के बेस पर करते हैं कि किस समय हमको सोना है, किस समय हमको जगना है, किस समय हमको ऑफिस जाना है, किस समय हमको कौन सा पर्टिकुलर काम करना है, उसका निर्धारण हम समय के आधार पर करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर को ये समय का निर्धारण करने के लिए उसको क्लॉक दी जाती है और उन्हीं क्लॉक्स को माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, काउंट करता है और काउंट करके वो ये पता लगाता है कि अभी क्या समय है और इस समय पर उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दीज क्लॉक्स आर नेसेसरी फॉर द CPU टू सिंक्रोनाइज डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर with input and output devices or with the memory functioning। तो हम ये कह सकते हैं CPU को ये क्लॉक्स की नीड होगी, बिना इस जब तक CPU को क्लॉक नहीं मिलेगी तो ये अदर यूनिट्स को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा। तो CPU को क्लॉक देने के लिए इसमें ऑसिलेटर ब्लॉक है। ऑसिलेटर ब्लॉक का मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो चिप है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसी चिप में एक ऑसिलेटर का सर्किट अवेलेबल होता है और वो सर्किट कंप्लीट तभी होता है जब उसमें बाहर से एक क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो
जब एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट कर देते हैं तो ऑसिलेटर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो ऑसिलेशंस जनरेट करता है, मतलब क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है। और ये क्लॉक पल्सेस जब माइक्रो कंट्रोलर को दी जाती है, सीपीयू को दी जाती है, तो सीपीयू क्या करता है, टाइम जस्टिफाई करता है और उसके बेस पे वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। तो ये है कुछ ऑसिलेटर्स के बारे में। मैंने इसमें लिखा है कि इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर देयर इज एन इंटरनल ऑसिलेटर सर्किट विच जनरेट्स क्लॉक्स फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। On the basis of counting of these clock pulses, CPU of microcontroller decides at which time which operation should be performed। इसी क्लॉक्स के बेस पर ही वो डिसाइड करता है कि कौन से समय पर वो कौन सा काम करेगा या कौन सा काम उसको करना चाहिए। क्लॉक पल्सेज आर नेसेसरी टू CPU फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एक इंटरनल ऑसिलेटर सर्किट है और इस इंटरनल ऑसिलेटर सर्किट प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, उसके लिए जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर आईसी में 2 पिन होते हैं, जिनका पिन नंबरिंग होता है, पिन नंबर 18 एंड 19। तो इन दोनों पर को लेबल किया जाता है, मतलब इसे लिखा जा सकता है एक्सटर्नल क्रिस्टल 1 एंड एक्सटर्नल क्रिस्टल पिन नंबर 2, एक्सटर्नल क्रिस्टल पिन नंबर 1, एक्सटर्नल क्रिस्टल पिन नंबर 2, दैट इज पिन नंबर 18 एंड 19। तो इस तरह से ये जो है इसकी पिन्स हैं XTAL2 XTAL1, पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19, इनके बीच में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्टेड होता है। और जब एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स होते हैं 30 माइक्रोफैरड के, पिकोफैरड के, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड। तो ये जो है क्लॉक पल्सेस जनरेट करना शुरू करते हैं CPU के लिए। और इस तरह से ये जो क्लॉक पल्सेज हैं इनकी रेंज हो सकती है फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़। ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा मॉडल है, तो उसके बेस पर जो है ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है फ्रॉम 1 मेगाहर्ट्ज़ टू 20 मेगाहर्ट्ज़। जैसे फास्ट प्रोसेसिंग के लिए जो है 20 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ किया जाएगा, स्लो प्रोसेसिंग के लिए 1 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ किया जाएगा। जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 12 मेगाहर्ट्ज़। जनरली जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 12 मेगाहर्ट्ज़। कुछ केसेस में क्या होता है कि जहाँ पे हमको हाई फ्रीक्वेंसी की नीड होती है, जैसे किसी हम हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होने वाले डिवाइस के साथ अगर इस हम माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ऐसी केस में हमको हाई फ्रीक्वेंसी की नीड होगी। तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑसिलेटर का यूज करते हैं, मतलब बाहर से हम क्लॉक्स इनपुट करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर को। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, XTAL पिन जो है, मीन्स पिन नंबर 19, ये जो है पिन नंबर 19 पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑसिलेटर सिग्नल जो बाहर से आने वाला क्लॉक पल्स है उसको प्रोवाइड करते हैं। और जो XTAL2 होता है मीन्स पिन नंबर 18, इसको ओपन रखा जाता है, नॉट कनेक्टेड, और ये ग्राउंड टर्मिनल है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे अगर हम क्लॉक्स बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी के केस में, तो हम इस तरह से क्लॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है, अगला जो यूनिट है वो क्या है, CPU है। तो CPU हम कह सकते हैं, CPU क्या है, CPU इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो CPU में क्या होता है, ALU होता है, CPU हैविंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU।
सो ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाई एलयू ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू के एलयू के द्वारा ही सभी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सीपीयू इज़ ए डिसीजन मेकिंग यूनिट, सो इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रोम, प्रोसेसेस इट टू जनरेट रिजल्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सीपीयू है, मेन फंक्शनिंग जो है सीपीयू ही करता है, सीपीयू ही परफॉर्म करता है। तो सीपीयू क्या करता है, रोम से इंस्ट्रक्शन लेता है, उनको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट करता है। इसके बाद देखिए इसमें जो थर्ड ब्लॉक है दैट इज़ द इंटरप्ट ब्लॉक। तो इंटरप्ट आप जानते हैं कि अगर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोसेसर है वो किसी मेन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, उस समय अगर कोई हाई प्रायोरिटी के सिग्नल्स आते हैं, हाई प्रायोरिटी के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो क्या करता है, अपने मेन फंक्शन को ब्रेक कर देता है और उन हाई प्रायोरिटी के सिग्नल्स को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज सब रूटीन प्रोग्राम्स, माइक्रो कंट्रोलर अगेन रिटर्न्स टू द मेन प्रोग्राम। तो ऐसे जो हाई प्रायोरिटी के सिग्नल्स होते हैं उनको इंटरप्ट कहा जाता है। तो इन इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए इसमें एक ब्लॉक है जिसका नाम है इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक। तो ये जो है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है। तो इसका बेसिकली काम क्या है, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू इनेबल और डिसेबल द इंटरप्ट्स। जो भी इंटरप्ट्स हैं वे उनको हैंडल करना है या उनको रिजेक्ट करना है। तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल और रिजेक्ट दीज इंटरप्ट्स एंड सेट प्रायोरिटी टू इंटरप्ट्स। मतलब मान लेते हैं कि एक साथ जो है एक से अधिक इंटरप्ट अराइज हुए है, तो उनमें से किस इंटरप्ट की को सर्विस पहले प्रोवाइड की जाएगी, किसको बाद में की जाएगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट की। तो देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली 5 इंटरप्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं और 3 जो है टोटल 5 इंटरप्ट्स होते हैं, जिसमें से कि 2 एक्सटर्नल होते हैं और 3 जो है इंटरनल होते हैं। 2 जो एक्सटर्नल होते हैं उनका नाम होता है INT0 एंड INT1, जो कि पिन नंबर 12, INT0 पिन नंबर 12 पर, INT1 पिन नंबर 13 पर होता है। पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पोर्ट 3.2 पर होगा और ये 3.3 पर होगा। तो अगर किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू अगर इंटरप्ट अराइज हो रहा है तो उसको बोला जाएगा दैट इज़ द एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये पिन है, जैसे किसी भी हार्डवेयर को अगर हम अगर कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 12 पर, तो वहाँ से जो आने वाला सिग्नल होगा वो हाई प्रायोरिटी का सिग्नल होगा, वो जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज होगा एज द इंटरप्ट। इसी तरह से पिन नंबर 13 पर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस अगर कनेक्ट करते हैं तो उससे आने वाला सिग्नल 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए हाई प्रायोरिटी का सिग्नल होगा। तो देखिए इसमें है दीज एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और सेंसर ETC। सेंसर का आउटपुट हुआ, कीबोर्ड का आउटपुट हुआ या फिर माउस का आउटपुट हुआ, तो इनको इन पिन्स पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से जो सिग्नल आएगा वो हमारा क्या होगा, ट्रीट होगा एज द एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके बाद हैं 3 हमारे इंटरनल इंटरप्ट्स होते हैं, जिसमें हमारा होता है TF0, TF1 एंड RI/TI। तो देखिए इस ब्लॉक को आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरप्ट ब्लॉक में ये 2 इंटरप्ट हैं, दीज आर द एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड दीज 3 इंटरप्ट्स आर इंटरनल इंटरप्ट्स एंड आउट ऑफ दीज 3 2 आर रिलेटेड टू दीज 2 टाइमर्स। ये जो दोनों टाइमर हैं, इन दोनों टाइमर, जैसे मान लेते हैं कि टाइमर 1 अगर ओवरफ्लो हुआ तो इंटरप्ट अराइज होगा, जिसको हम बोलेंगे, मान लीजिए टाइमर 1 ओवरफ्लो हो गया, उसकी काउंटिंग एक्सीड कर गई तो उसको बोला जाएगा ओवरफ्लो। तो उस समय यहाँ पे एक इंटरप्ट अराइज होगा जिसका नाम होगा TF1, टाइमर ओवरफ्लो इंटरप्ट 1। अगर टाइमर 0 ओवरफ्लो हो गया
तो फिर एक इंटरप्ट अराइज होगा जिसका नाम होगा TF0। इसी तरह से एक ये इंटरप्ट जो है ये सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि अगर जो है एक बाइट ट्रांसमिट हो गई तो यहाँ पर TI बिट जो है सेट हो जाएगी, जो कि ये बताएगी कि 1 बाइट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसमिटेड। एंड इसी तरह से अगर कोई सिग्नल कोई सीरियल बाइट अगर माइक्रो कंट्रोलर का ये जो CPU है अगर एक बाइट को रिसीव कर रहा है, अगर वो रिसीव हो गई तो उस समय इसमें RI जो बिट है वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, जो कि ये इंडिकेट करेगी कि जो बाइट रिसीव हो रहा जिसका रिसेप्शन चल रहा था उसमें एक कंप्लीट बाइट का रिसेप्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक इंटरप्ट इसमें जो है सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह से दो इसमें टाइमर रिलेटेड हो गए और एक जो है सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हुआ। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ब्लॉक है ये 4K ऑफ रोम एंड 120 बाइट ऑफ रैम, जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं, दैट इज़ द मेमोरी ब्लॉक। तो इस मेमोरी में 2 तरह की मेमोरी का यूज़ किया जाता है, जिसमें इस 4K रोम को बोला जा सकता है दिस इज़ द प्रोग्राम मेमोरी एंड दिस इज़ द डाटा मेमोरी। ये प्रोग्राम मेमोरी है, ये डाटा मेमोरी है। तो ऐसा इस तरह से जो है अगर 2 टाइप की मेमोरी का यूज़ किया जाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में, तो उसको हम कर सकते हैं इस तरह का जो कंप्यूटर सिस्टम होगा उसको बोला जा सकता है दैट इज़ द हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम। तो इसमें देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं कि वी नो दैट एज वी नो in 8051 microcontroller is Harvard architecture based model, means there are separate memory to store program that is 4 kilobyte, and to store data there is a data memory which size is 128 byte। तो हम ये कर सकते हैं अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम को अलग मेमोरी में और डाटा को अलग मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो ऐसे मॉडल को बोला जाता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड मॉडल। तो हमारा जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड मॉडल है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए 4 किलोबाइट की रोम का यूज़ किया जा रहा है, वहीं पे डाटा को स्टोर करने के लिए 128 बाइट ऑफ रैम का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जा सकता है दिस इज द हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड मॉडल। इसके बाद देखिए इसमें बस कंट्रोल है। तो बसेस कंट्रोल का बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। तो देखिए इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, फॉर कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल डिवाइसेस और मेमोरी for read and write operation, buses are used as first processor. Buses are used as first processor sends address, then sends read or write signal, and after then data. After then sends data can travel after then data can travel through data bus। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले क्या करता है, जैसे जब भी कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, इसमें जो CPU है, CPU दैट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर, तो सबसे पहले क्या करेगा ये प्रोसेसर, क्या करेगा सबसे पहले एड्रेस सेंड करता है, किसके थ्रू सेंड करेगा, थ्रू द एड्रेस बस, और फिर इसके बाद वो रीड या राइट बार सिग्नल सेंड करेगा। जब रीड या राइट बार सिग्नल सेंड हो जाएगा तो फिर जो है वो डाटा बस के थ्रू क्या करेगा, डाटा को सेंड करता है।
तो ये जो बसेज हैं कब कौन सी बस इनेबल होगी, ये सारी हैंडलिंग किसके पास होती है, बस कंट्रोल यूनिट के पास होती है। टू सेलेक्ट द बस कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल। देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ बसेस एज एड्रेस बस एंड डाटा बस। तो इसमें दो तरह की बसेज हैं। एक जो है एड्रेस बस है जिसकी साइज़ क्या होती है, 16 बिट वाइड है, जिसमें बिट नंबर A0 to A15 होंगी। और डाटा बस की साइज़ 8 बिट वाइड है, जिसमें कि हम कर सकते हैं फ्रॉम D0 to D7 होगी। तो इसमें एड्रेस क्योंकि 16 बिट का है तो हम कर सकते हैं 2 पावर 16 64 किलोबाइट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है ये है हमारा 4 IO पोर्ट्स। तो देखिए इसमें क्या है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स होते हैं। हर एक पोर्ट हमारा 8 बिट का है, और जिसमें से कि पोर्ट 1 को हम डेडिकेटेड पोर्ट कह सकते हैं सिंस दिस इज़ यूज्ड ओनली फॉर IO ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर IO ऑपरेशन, सो दिस इज़ द डेडिकेटेड पोर्ट। पोर्ट 1 हमारा क्या है, डेडिकेटेड पोर्ट है, क्योंकि ये केवल क्या है, दिस इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर IO ऑपरेशन। और बाकी जो है P0, P2, P3 हैविंग ड्यूअल फंक्शनलिटीज़। ड्यूअल फंक्शनलिटीज़ मतलब दे आर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट पर्पस। ये इनपुट और आउटपुट फंक्शनलिटीज़ तो करते ही करते हैं, उसके अलावा ये कुछ और भी फंक्शनलिटीज़ करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि P0, P2 एंड P3 हैविंग ड्यूअल फंक्शनलिटीज़। तो पोर्ट 0 जो है, जिसको हम P0 कह सकते हैं, ये मल्टीप्लेक्स्ड पोर्ट है जो कि एड्रेस और डाटा दोनों को कैरी करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से जो पोर्ट 2 है, दिस इज़ यूज्ड टू कैरी द अपर 8 बिट ऑफ एड्रेस लाइंस। तो ये इनपुट और आउटपुट की तरह से तो यूज होते ही होते हैं, साथ में ये जो है एड्रेस और डाटा को भी कैरी करने के लिए यूज होते हैं। ईच पोर्ट्स आर बिट एंड बाइट एड्रेसेबल। हाँ, इसमें जितने पोर्ट्स हैं, चारों पोर्ट, सारे पोर्ट क्या हैं, बिट और बाइट एड्रेसेबल होते हैं। मतलब इनमें हम कंप्लीट 8 बिट डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम सिंगल बिट डाटा को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है सीरियल पोर्ट्स। ये जो है सीरियल पोर्ट ब्लॉक है। तो हम कह सकते हैं दिस सीरियल पोर्ट ब्लॉक इज मर्ज विद द पोर्ट 3। ये जो है पोर्ट 3 में ही अवेलेबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो है हम जो है सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डाटा का जो ट्रांसमिशन हो 1 by 1 बिट हो, तो ऐसी केस में इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज़ द सीरियल कम्युनिकेशन। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 पिन होती है। एक पिन का नाम होता है TXD सीरियल डाटा ट्रांसमिट बिट, और दूसरी पिन होती है RXD सीरियल डाटा रिसीव पिन। तो अगर डाटा को सीरियली सेंड करना होता है 1 by 1 बिट, तो TXD का यूज़ किया जाता है। इस TXD के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है कि 1 by 1 बिट डाटा को सेंड करता है। और अगर किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर डाटा 1 by 1 बिट रिसीव करता है, तो डाटा को रिसीव करने के लिए जो है RXD पिन का यूज़ करके वो सीरियल डाटा को रिसीव करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। हम कह सकते हैं दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल सीरियल कम्युनिकेशन। देयर आर 2 पिन्स, RXD पिन नंबर 10 and TXD पिन नंबर 11, through which bit by bit data can be either received or transmitted. This serial port is merged in port 3. That is RXD pin number 10,
P3.0 दैट इज पोर्ट 3 की 0th पिन यूज टू रिसीव द डाटा बिट बाई बिट। TXT पिन नंबर 11 P3.1 यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिट बाई बिट। माइक्रो कंट्रोलर कैन वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड। माइक्रो कंट्रोलर जो है फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर सकता है। मीन्स क्या हुआ, मीन्स एट सेम टाइम दिस माइक्रो कंट्रोलर कैन सेंड द डेटा एज वेल एज एट दैट टाइम इट कैन रिसीव द डेटा। तो दिस इज द मीन्स ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। इसके बाद देखिए इसमें सबसे लास्ट जो ब्लॉक है वो है दैट इज द टाइमर ऑब्लिक काउंटर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टोटल जो है 2 टाइमर सर्किट हैं जो कि यूज होती हैं एज द टाइमर एज वेल एज काउंटर। तो अगर वो टाइमर की तरह से यूज हो रही हैं तो हम कह सकते हैं दे आर यूज टू जनरेट द टाइम डिले, और अगर काउंटर की तरह से यूज हो रही हैं तो वो क्या करते हैं, देन दोज आर यूज टू काउंट द इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। तो यही लिखा गया है। देयर आर 2 टाइमर्स ऑब्लिक काउंटर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर दैट इज टाइमर 0 और काउंटर 0 एंड टाइमर 1 ऑब्लिक काउंटर 1। तो ये 2 सर्किट्स हैं, टाइमर 0 के रिस्पेक्ट में एंड टाइमर 1 के रिस्पेक्ट में, जिसको हम काउंटर 0 भी कह सकते हैं टाइमर 0 को, इसी तरह से टाइमर 1 को काउंटर 1 भी कह सकते हैं। और ईच ऑफ 16 बिट, दोनों के द्वारा जो काउंटेड डाटा होगा वो 16 बिट का होगा। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू यूज these circuits as timer or as counter। ये टाइमर की तरह से यूज हो सकती हैं या काउंटर की तरह से यूज हो सकती हैं। टू सेलेक्ट मोड ऑफ टाइमर ऑब्लिक काउंटर। हाँ, ये जो यूनिट ब्लॉक है, ये यूनिट ब्लॉक ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो सर्किट है ये टाइमर की तरह से काम करेगी या काउंटर की तरह से काम करेगी, साथ ही ये किस मोड में काम करेगी। तो ये सारी चीज़ों की हैंडलिंग जो है ये टाइमर एंड काउंटर ब्लॉक जो है ये हैंडल करता है कि हमारा जो ये टाइमर का सर्किट है ये वर्क करेगा एज द टाइमर और वर्क करेगा एज ए काउंटर। साथ ही ये टाइमर की तरह से काम कर रहा होगा तो किस मोड में काम करेगा। तो ये सारी चीज़ों की जो हैंडलिंग होगी ये टाइमर ऑब्लिक काउंटर यूनिट करती है। बाकी देखिए टाइमर और काउंटर को इस तरह से कर सकते हैं कि टाइमर क्या होता है, व्हेन दीज सर्किट्स आर यूज्ड एज टाइमर देन दे आर यूज्ड टू जनरेट द टाइम डिले एंड काउंट्स द इंटरनल क्लॉक्स। और काउंटर की तरह से अगर यूज हो रही हैं हम कह सकते हैं व्हेन दीज सर्किट्स आर यूज्ड एज काउंटर देन यूज टू काउंट द इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। थैंक यू। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।